यहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व आया है, इससे हम निकालना चाहते हैं फॉर्मूला कि भाई ये जो कर्व है, इसको कर्व को एक्सप्लेन करने वाला कोई फॉर्मूला मिल जाए तो हमारी थ्योरी जो है उससे हम सेटिस्फाई हो जाए कि थ्योरी जो हमने माना है कि ये जो रेडिएशंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो प्रूव हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ट्राई किया रेले जीन्स ने। रेले जीन्स ने क्या कहा कि जो ब्लैक बॉडी की जो कैविटी है, जिसको हम क्यूबिकल कैविटी मान रहे हैं, उस क्यूबिकल कैविटी की जो लेंथ है वो लेंथ ए है, मतलब क्यूब की जो साइड है वो ए है। घनाकार जो है कोटर मान रहे हैं जिसकी भुजा की लंबाई ए है। तो रेले जीन्स ने ये कहा कि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बन रही है तो वो रेडिएशंस जो है वेव के फॉर्म में जाएगी और वो वेव के फॉर्म में सामने वाली दीवार से टकरा कर वापस आएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों वेव्स भिड़ेगी और वेव्स भिड़ने पर क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। तो रेले जीन्स ने माना कि कैविटी के अंदर स्टैंडिंग वेव बनती है। ये आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टैंडिंग वेव बन रही है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव में क्या फर्क होता है? एक वेव जो ट्रैवल करते हुए आगे जाती है उसको ट्रैवलिंग वेव कहते हैं, और एक स्टैंडिंग वेव मतलब वहीं खड़ी रहती है वो स्टैंडिंग वेव होती है। ठीक है, तो अपने क्या करें कि किसी रस्सी में झटका दें तो उसमें एक वेव बनेगी, वो वेव ट्रैवल करते हुए आगे जाएगी, और स्टैंडिंग वेव जो है एक ही जगह पर खड़ी खड़ी ऑसिलेशन करेगी, वो स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव में एक खासियत ये होती है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं जिसमें कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा, नो मोशन, नो मोशन मतलब नोड्स, उनको उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स। ये नोड्स है। ठीक है, तो यहाँ नोड्स बन रहे हैं और दो नोड्स के बीच में एक पॉइंट जो है वो मैक्सिमम ऑसिलेशन कर रहा है, कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं एंटी नोड्स। ठीक है, तो दो नोड्स के बीच में एंटी नोड्स बनते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग वेव्स के जो दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो λ/2 होती है। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो यहाँ पर ये आपको बॉक्स दे रखा है, ठीक है, इसमें अगर स्टैंडिंग वेव बननी है तो हम एक बार के लिए ये मानते हैं, थोड़ा चीज को सिंपल करते हैं। हमारे पास 3D बॉक्स है, 3D बॉक्स की बजाय हम मान लेते हैं हमारे पास 1 डायमेंशनल बॉक्स है। हमने जो है लेंथ, केवल लेंथ ये विड्थ ली। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं बॉक्स है। ठीक है, उसके जो है 1 डायमेंशनल बॉक्स मानते हुए हम देखते हैं कि इसमें स्टैंडिंग वेव बनने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो आप देखो कि यहाँ पर स्टैंडिंग वेव कैसे कैसे बन सकती है। यहाँ 1 मोड में बन सकती है, 2 मोड में बन सकती है, 3 मोड में बन सकती है, 4 मोड में बन सकती है। ये आपको अलग अलग आपको स्टैंडिंग वेव बनती हुई दिखाई दे रही होगी यहाँ एनिमेशन। इसको मैं यहाँ ड्रॉ करके भी बता देता हूँ आपको कि ये इस तरह से जो है स्टैंडिंग वेव बन सकती है। या तो ऐसे बन सकती है स्टैंडिंग वेव, या ऐसे बन सकती है, या ऐसे बन सकती है। ठीक है, ये 1 मोड में वाइब्रेशन, ये 2 मोड में वाइब्रेशन, ये 3 मोड में वाइब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ नोड्स बन रहे हैं, यहाँ नोड्स बन रहे हैं, यहाँ नोड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव तभी बन पाएगी कैविटी में जब दीवारों पर नोड्स बने, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, a है, और हमें पता है कि ये λ/2 होता है। यहाँ पर बीच में भी नोड बन रहा है तो ये λ/2, और यहाँ पर ये बीच में नोड बन रहे हैं तो यहाँ ये 3λ/2 हो जाएगी। तो आप देखो स्टैंडिंग वेव बनने की क्या कंडीशन आती है। स्टैंडिंग वेव बनने की कंडीशन जो है वो आएगी, कंडीशन ऑफ स्टैंडिंग वेव हमेशा क्या होगी कि ये जो लेंथ a है वो या तो λ/2 होगी, या 2λ/2 होगी, या 3λ/2 होगी, यानी कि a बराबर में क्या आएगा, nλ/2। a हमेशा nλ/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग वेव की कंडीशन है। अब आप देखो कि इसके बेसिस पे हम वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट निकालें, यानी कि तरंग संचरण नियतांक। वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट कैसे डिफाइन होता है, k = 2π/λ। ठीक है, तो k = 2π/λ कर दें, लैम्डा की वैल्यू रखें। लैम्डा की वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या टर्म बनेगी, k की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी nπ/a। ये k की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आप देखो कि हमने k की वैल्यू निकाल ली। अब हम इस 1 डायमेंशनल जो बॉक्स है उसको हटाते हैं और यहाँ एज्यूम करते हैं 3 डायमेंशनल बॉक्स है, तो 3 डायमेंशनल बॉक्स में भी वेव बनेगी। ठीक है, तो उसमें जो है k जो बनेगा, k एक वेक्टर होता है, एक सदिश होता है जिसके 3 कंपोनेंट होंगे। 3 कंपोनेंट क्या होंगे, kx, ky, kz। ठीक है, तो kx की कंडीशन क्या हो जाएगी, kx की कंडीशन हो जाएगी nx π/a, ky की कंडीशन क्या हो जाएगी ny π/a, और kz की कंडीशन क्या हो जाएगी nz π/a। ये k की कंडीशन हो जाएगी। अब वेक्टर की अगर हमें 3 कंपोनेंट पता हो और हमें नेट वेक्टर निकालना हो, टोटल निकालना हो, ठीक है, नेट रिजल्ट निकालना, तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा
के स्क्वायर बराबर में के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ये के की कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रह गया, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो वो वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आई। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास के स्क्वायर ए स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर जो है वो के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर की आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं कि यहाँ इस के को हटाकर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म लाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी और के में क्या रिलेशन होगा, तो के आपको पता है क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सी बाय लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम के की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखेंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी की टर्म में रखकर इसको जब सॉल्व करेंगे और फाइनली हम एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो वो बन जाएगी 2 न्यू ए बाय सी का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर के और न्यू की वैल्यू न्यू के टर्म में रखेंगे तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर की वैल्यू जो है वो किसके बराबर में आ जाएगी, 2 न्यू ए बाय सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को गौर से देखें, ये किसके सिमिलर है, कैसी इक्वेशन बन रही है, ये एक स्पेयर की इक्वेशन बन गई है। स्पेयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक स्पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारा जो एन एक्स एन वाई एन जेड है वो एक स्पेरिकल शेप में माना जा सकता है। अब हमें यहाँ एन एक्स एन वाई एन जेड क्या है, एन एक्स एन वाई एन जेड जो है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक है, तो हमें ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो है वो एक स्पेयर में है, ये सारे पॉइंट्स स्पेयर में है और ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पॉजिटिव आने चाहिए। ठीक है भाई, ये एक मोड में वाइब्रेट कर रही है, 2 में कर रही है, 3 में, हम ऐसे तो नहीं कह सकते -1 में वाइब्रेट कर रही है, -5 में वाइब्रेट कर रही है, ये नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर लाने के लिए आप देखो एक स्पेयर में, एक स्पेयर को एज्यूम करो, उस स्पेयर के हम जो है वो पहले 2 हिस्से करें एक्स एक्सिस बना के, फिर हम 4 हिस्से करें वाई एक्सिस बना के, फिर 8 हिस्से करें जेड एक्सिस बना के। तो उसमें एन एक्स एन वाई और एन जेड पॉजिटिव कौन से हिस्से में रहेंगे, केवल 8वें हिस्से में। ठीक है, आप देखो पूरे स्पेयर को हम 8 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 8 भाग में तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें एन एक्स और एन वाई और एन जेड जो है वो पहले वाले 8वें भाग में पॉजिटिव रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, पूरे स्पेयर का वॉल्यूम नहीं निकालकर 1/8 स्पेयर का जो है वो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो नंबर ऑफ मोड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोड्स जो है हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। और जब हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कैसे निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पर क्या है, रेडियस। रेडियस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो रेडियस हमारी क्या थी, 2 न्यू ए बाय सी। वो वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स आ जाएंगे, किसके टर्म में आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी तक की रेंज में इतने मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। तो अब अगर हम न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज तक की फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखना चाहें तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास ये टर्म आ रही है। ठीक है, इस टर्म से हमें ये पता चल रहा है कि न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज में इतने मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हो गए। अब ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आने के बाद में हमें पता है कि एक जो वाइब्रेशन होता है, एक मोड में जो वाइब्रेशन होता है उसमें, या वाइब्रेशन में देखो कोई भी पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करने पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो 2 तरह की एनर्जी है और दोनों एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। और मैक्सवेल के एनर्जी इक्विपार्टीशन लॉ यानी कि ऊर्जा समविभाजन नियम से हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में हाफ kT एनर्जी आती है। ठीक है, तो हाफ kT और हाफ kT को ऐड करेंगे तो हर एक मोड ऑफ वाइब्रेशन में एनर्जी कितनी हो जाएगी, kT एनर्जी हो जाएगी। हमारे पास मोड ऑफ वाइब्रेशन भी आ गए, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के पास में एनर्जी आ गई kT, एवरेज एनर्जी जो है kT आएगी। तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालना चाहे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पर ये टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास। अब ये एनर्जी आने के बाद में
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसमें इस टर्म में आप देखो एक इक्वेशन में टर्म बन रही है ए क्यूब। ए क्यूब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए क्यूब जो है क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, घन का आयतन ए क्यूब, भुजा क्यूब, ठीक है। तो उसको हम अगर एनर्जी से डिवाइड कर दें तो वो बन जाएगी एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन की ऊर्जा, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये हमारे पास न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, साथ में टर्म आ रही है केटी, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब देखो ये एनर्जी डेंसिटी आ रही है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसमें पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण की दो स्थितियां संभव है, इसलिए इसको हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को लाना चाहते हैं, ये एनर्जी डेंसिटी आई है। एनर्जी डेंसिटी नहीं, हमारा जो ग्राफ था वो एमिशन पावर में था, मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर। तो एनर्जी डेंसिटी और मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर में ये रिलेशन होता है। मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर ई लैम्डा बराबर में जो है ई जो होता है सी यू बाई 4 होता है। मतलब एनर्जी डेंसिटी को अगर सी बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर बन जाती है। तो उसको मल्टीप्लाई करके हमने मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर भी निकाल ली। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर जो है न्यू के टर्म में आ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ रही है, जबकि हमारा ग्राफ जो है वो लैम्डा के साथ में था, ठीक है। तो लैम्डा को न्यू को हम कन्वर्ट कर देते हैं लैम्डा में। तो न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? हमें पता है कि लैम्डा बराबर में होता है सी बाय न्यू, या न्यू बराबर में होता है सी बाय लैम्डा। तो न्यू की जगह पर सी बाय लैम्डा लिख देते हैं। डी न्यू की जगह पर क्या हो जाएगा? उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं सी बाय लैम्डा का। तो सी तो कांस्टेंट है, 1 बाय लैम्डा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। ये वैल्यू इक्वेशन में रखते हैं और हमारे पास ये जो है ये इक्वेशन बन गई। इसमें हम देख रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर जो है लैम्डा की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हमारे एक्सपेरिमेंटल कर्व में लैम्डा बढ़ने पर मोनोक्रोमेटिक पावर डिक्रीज तो होती है, लेकिन वो सेकंड हाफ के बाद में। फर्स्ट हाफ में तो क्या होता है? लैम्डा इंक्रीज होने पर मोनोक्रोमेटिक पावर इंक्रीज होती है और फिर मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम होने के बाद में डिक्रीज होती है, जबकि ये फॉर्मूला केवल उसके सेकंड हाफ को जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है, फर्स्ट हाफ पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये क्लासिकल थ्योरी का फेलियर हुआ, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी जो है उसका कर्व और एक्सपेरिमेंटल कर्व मैच नहीं हो रहे, केवल सेकंड पार्ट मैच हो रहा है, ठीक है। ये था इसका फेलियर। इस फेलियर को बोला जाता है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी, पराबैंगनी विपद। अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी क्या होती है? आप देखो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में समझे तो ये कहता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर बढ़ेगी, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो है जैसे कि रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इनकी एनर्जी कम होगी। फिर जैसे जैसे हम इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे, गामा रे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है एमिशन पावर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब एक नॉर्मल कोयले की जो अंगीठी है, ठीक है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलेगी तो उसमें से रेडियो वेव बहुत कम निकलेगी, माइक्रोवेव जो है उससे थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, इंफ्रारेड थोड़ी और ज्यादा, विजिबल थोड़ी और ज्यादा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट और ज्यादा, एक्सरे और ज्यादा, गामा रे और ज्यादा। मतलब जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगी। कौन सी हार्मफुल? एक्सरे और गामा रे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगी। और वो हार्मफुल रेडिएशन अगर बहुत ज्यादा निकलेगी तो हम पर एक्सरे, गामा रे की बौछार हो जाएगी उस अंगीठी से, ठीक है। और वो क्या करेगा? वो पूरे विश्व को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट से भी क्या होगा, एक्सरे और गामा रे बहुत ज्यादा निकलेगा तो वो पूरे विश्व को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफी, तबाही, ठीक है, तबाही मचा देगा। लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो क्लासिकल लॉ से बड़ा ही अटपटा सा रिजल्ट आया, जिसे उस समय की थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इस थ्योरी को सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया मैक्स प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत से। वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।